हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत बहुत जल्द पूरे विश्व पर कंट्रोल करने वाला है एआई की दुनिया में, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत बहुत जल्द उन सभी देशों को पीछे करने वाला है जो अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक मान के चल रहे हैं। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक समिट हुई जो कि एआई को लेकर थी। वहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वहाँ से आपको आम जिंदगी में बहुत कुछ मिल सकता है। तो चलिए इस पूरे सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सवाल है कि क्या भारत सच में एआई की दुनिया में पूरी पूरी कायनात पर कंट्रोल कर सकता है या नहीं। स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको समझना होगा कि एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 जो हुआ उसमें भारत का क्या इनोवेशंस हैं, उनके ऊपर क्या क्या पॉइंट्स रखे गए जहां पे ये बात की गई, और ये हमारे प्रश्न पत्र 3 में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा, इसको भी आप मान के चलिएगा। यहां आप पूरे संसार के उन देशों को देख रहे होंगे जो आज की डेट में एआई को लेकर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, चाहे वो चाइना के देश हों, चाहे वो आपका जापान के शहर हो, चाहे वो भारत का शहर हो, चाहे वो फ्रांस का शहर हो, चाहे वो अमेरिका का शहर हो। ये हमारे साइंस एंड टेक के टॉपिक को भी क्लियर करता है, ये हमारी स्वदेशी तकनीक को भी क्लियर करता है और हमारे उस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाता है जो हम ग्लोबल साउथ को लेकर आगे सोच रहे हैं। इन सारी चीज़ों को जब हम बात करते हैं कि भाई एआई इम्पैक्ट समिट जो 2026 हुई है उसका क्या आगे आने वाले भविष्य में इम्पैक्ट पड़ने वाला है, अगर हम रणनीतिक और कूटनीतिक बातों को देखें तो ये एक नया मंच दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर इसके आयोजन की बात की जाए तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। फरवरी 2026 में एक और इसका पूरा का पूरा आयोजन होगा। ये आगे आने वाले समय के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और सबसे पहली बात कि जो आयोजन भारत सरकार के द्वारा आयोजित हो रहा है एक अंतरराष्ट्रीय एआई कार्यक्रम है। मतलब यहां पे इंटरनेशनल लेवल का ये एआई कार्यक्रम होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेस रखकर इसे स्टार्ट किया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें है कि भाई एआई के क्षेत्र में जितने भी देश आज की डेट में काम कर रहे हैं उन सभी को एक साथ लाया जाएगा, उन सभी की टेक्नोलॉजीज को एक दूसरे के साथ शेयर किया जाएगा और एक दूसरे को प्रमोट किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। दूसरा यहां पे पॉइंट रखा गया कि भरोसेमंद और नैतिक वैश्विक साझेदारियां यहां पे बढ़ाई जाएंगी। मतलब ट्रस्ट यहां पे बिल्डअप किया जाएगा एक दूसरे के साथ। यहां पर हम लोग क्या बन जाएंगे, 1 और 1 11 बन जाएंगे। हम मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े होंगे और एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे भरोसे के साथ। और दूसरा नैतिक वैश्विक साझेदारियों के साथ, नैतिक सिद्धांतों को भी यहां हम रखेंगे। क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट यहां रखा गया है कि एआई तकनीक को लेकर केवल अमीरों तक ही वो सीमित नहीं रहेगा, उसे हम हर एक मानुष तक पहुंचाएंगे। सिर्फ अपर क्लास के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए होगा, लोअर क्लास के लिए भी होगा, मिडिल क्लास के लिए भी होगा। ये सब लोग इसको सीख पाएंगे। जैसे मान के चलिए भारत में 3 जोन्स में बांटी गई है हमारी जो सार्वजनिक पूरा का पूरा व्यवस्था है, उसको 3 भागों में बांटा जाता है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अब ऐसा नहीं है कि ये एआई सिर्फ अपर क्लास के बच्चे ही सीखेंगे, हर कोई सीखेगा, उनके लिए है, ये सबके लिए है। और लास्ट पॉइंट कि जो विकासशील देश हैं जिन्हें हम ग्लोबल साउथ को कहते हैं, ग्लोबल साउथ से हम जिन्हें डिनोट करते हैं, उनको भी मजबूत किया जाएगा और उनके एआई सिस्टम्स को मजबूत किया जाएगा। इन सभी के ऊपर फोकस किया जाएगा। इस पूरी जो हमारा नवाचार का काम है, जो हमारी नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, सबको दी जाएंगी। यहां से बात की जाती है कि भाई एआई का जो संदर्भ है वो किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। मतलब जो वहां पर नई आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियां हैं उसको कैसे यहां पे देखा जाएगा।
आप सभी को पता है कि इंडिया के ऊपर पूरा का पूरा मसला अभी अमेरिका ने ऑयल को लेके चलाया हुआ था कि भाई टैरिफ टैरिफ खेलेंगे हम लोग। तो इंडिया आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन अब कहानी बदल रही है। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, शक्ति का हस्तांतरण, मतलब दुनिया की भू राजनीतिक जो परिदृश्य है वो अब तेल से शिफ्ट हो रहा है। कहां पर? आज की एआई टेक्नोलॉजी पर। अब दुनिया तेल या परमाणु शक्ति पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। तो जब दुनिया नहीं रहेगी तो हम क्यों रहेंगे भाई? जब हम नहीं रहेंगे तो हम किस पे जाएंगे डिपेंडेंट होने के लिए? तो हम अपनी टेक्नोलॉजीज को बढ़ाएंगे। आज की जो दुनिया है, जो आज का परिप्रेक्ष्य है, 2026 का जो भारत है वो अब किस पे काम करेगा? वो काम करेगा टेक्नोलॉजीज पे, वो काम करेगा भारत की सुरक्षा पे, वो काम करेगा भारत की आर्थिक भविष्य के उस कुंजी पर जो अब क्या कहला रही है, जो कि अब कहला रही है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सबने सुना होगा भारत सरकार बहुत सारे प्रोग्राम लेके आ रही है एआई को बढ़ावा देने के लिए, इसीलिए आपके एग्जाम के लिए एआई बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आज की स्थिति देखी जाए तो यहां पर तेजी से बदलता हुआ जो समीकरण है ना, वो भारत को एक बहुत जल्दी ही अगर सही डायरेक्शन में काम होता रहा तो ये एक बहुत बड़ी मेगा पावर के रूप में दिखाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा सवाल ये भी आता है कि विश्व में चुनौतियां क्या आएंगी। वर्ल्ड में अगर भारत इस फील्ड में उतरता है तो जो वर्ल्ड में मेगा पावर्स हैं जैसे कि यूएसए है, चाइना है, उसके साथ कैसे यहां पर टक्कर ले पाएगा भारत? तो यहां क्योंकि यूएसए अगर देखा जाए तो एडवांस कंप्यूटिंग चिप्स एवं हाई एंड सॉफ्टवेयर का एकाधिकार अपने पास रखता है। उसको चिप्स का मार्केट में बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है उसके पास। दूसरी तरफ अगर देखा जाए चाइना जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स हैं उसके निर्माण के लिए एक मेगा फैक्ट्री यहीं पे है। तो इन दोनों देशों से कैसे काउंटर करेगा? क्योंकि दुनिया का अधिकांश एआई जो प्रगति है वो केवल इन्हीं दोनों देशों के पास है, और ये वो पिलर्स हैं जो अपने सामने किसी और को नहीं आने देना चाहता। यहां तक कि अमेरिका और चाइना अभी एक दूसरे के साथ ही वॉर की कंडीशन में है। तो वो तीसरा देश इंडिया को क्यों बनना चाहेगा जो इनका कॉम्पिटिटर दिखाई दे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंडिया इस बात को कैसे काउंटर कर पाएगा, क्योंकि जब तक हम लोग निर्भरता को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम महाशक्ति नहीं बन सकते हैं। क्योंकि निर्भरता के खतरे में पूरा का पूरा महाशक्ति बनना बिल्कुल भी संभव नहीं है। यहाँ पे पॉलिसीज़ का जोखिम, जैसे कि अगर यदि हम वॉशिंगटन या बीजिंग अपनी नीतियाँ बदलते हैं तो हमारे देश की एआई रुक जाएगी। अगर दबाव की बात की जाए तो हम टैरिफ तो देख ही रहे हैं, तो हमें खुद के काम करने होंगे, हमें खुद की ऐसी चीज़ें बनानी होंगी जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो यहाँ पर पॉलिसी और दबाव की राजनीति नहीं झेलनी पड़े, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक तीसरा विकल्प भी है, और वो विकल्प क्या है उसको मैं बता देता हूँ। वो विकल्प है आप मध्य शक्तियों के साथ क्या कर लें, टाई अप कर लें। जैसे आप स्विट्जरलैंड के साथ मल्टी लैंग्वेज ओपन सोर्स LLM इसके साथ टाई अप करें, जापान या कोरिया के साथ मजबूत रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उसका हार्डवेयर जो इकोसिस्टम है उसका यूज लें, सिंगापुर वहाँ के एआई गवर्नेंस और इनोवेशन हब के रूप में उसका यूज लें, फ्रांस खुला और पारदर्शी मॉडल है वहाँ का, उसका यूज लें, और भारत सीधे सीधे अपना देश। ये सारे मिलकर क्या करें, एक नया ग्रुप बनाएं एआई को मजबूत करने के लिए, और सीधा सीधा अमेरिका और चाइना इनका काउंटर कर लें। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि भारत, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ये सारे देश मिलकर एक नया इकोसिस्टम बना सकते हैं जो अमेरिका और चाइना का एकाधिकार भी खत्म कर देंगे। यहां पे भारत का जो मुख्य योगदान है
वो आपका क्या होगा, पूरक नवाचार, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इनोवेशंस। जब आप इस तरीके की बात करते हैं कि भाई ऐसी तकनीक और सेवाएं जो विकसित करना एआई के मौजूदा संसाधनों को एक अधिक प्रभावी रूप से क्या करता है भाई, दिखाता है या बनाता है। दूसरा इसका दृष्टिकोण क्या है, शून्य से निर्माण की ओर की बजाय उपलब्ध तकनीक का अनुकूलन करना, उसका यूज लेना, ऑप्टिमाइजेशन करना। दूसरी चीज कि यहां लक्ष्य क्या होगा, भारी भरकम और महंगे एआई को सस्ता और इजी वे में यूज करना सिखाना। जैसे आज की ये जो पीपीटी है वो आप कंटेंट देखेंगे तो बहुत सारे एआई टूल्स को यूज करके इतनी बढ़िया पीपीटी बनाई जाती है। ये सीधे सीधे आपका एआई है। जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके चीजें पढ़ाने में यूज कर सकते हैं तो और भी चीजों में यूज कर सकते हैं। ये चीजें समझनी होंगी। यहां से उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो यहां संसाधन बनाम दक्षता, मतलब आपके पास रिसोर्सेज और एफिशिएंसी, इन दोनों को लेकर केस स्टडी की गई आईआईटी मद्रास। और इस पूरे फेज में यहां पे सामने आया कि भाई चीजें बहुत अलग तरीके से चल रही हैं। यहां पर अगर मॉडल महंगे जीपीयू की बजाय सस्ते और सामान्य सीपीयू पर एआई संचालन की सुविधा देने लगा है। दूसरा, अगर हम इस पूरे एआई को देखें तो ये कहीं पे भी यूज किया जा सकता है और इसमें हार्डवेयर बहुत महंगा नहीं है। बहुत इजीली हम इसे यूज कर सकते हैं, बहुत इजीली हम इसे पूरे विश्व तक फैला सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत होता यहां से दिखाई दे रहा है। 90% तक का ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जिसे हम GCCS कहते हैं, उसे वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं वो लोग। उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग बहुत अच्छा है, वो बढ़िया काम कर रहा है। तो इसी वजह से हमारा देश एआई के मामले में बढ़िया दिख भी रहा है। और यकीन मानिए कुछ सालों के अंदर अगर इसी स्पीड से काम करता रहे तो हम एक महाशक्ति के रूप में दिखेंगे और कंट्रोल भी करेंगे। जैसा कि अगर हम भविष्य की रूपरेखा देखें तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि त्रिस्तरीय रणनीति दिखाई देती है। जैसा पहला जो आपका है वो आपको कौन सी दिखाई देगी, वो दिखाई देगी आपका एकीकरण वाली, और उसमें लोकल डिवाइसेस होंगे, वैश्विक निर्यात होगा, ये सारा का सारा उसी में होता है। लोकल डिवाइस, एकीकरण उनको किया गया, और फिर तीसरा वैश्विक निर्यात, कि आपने कम संसाधनों में भी एआई को सक्षम बनाया ताकि वो महंगे सिस्टम की जगह सस्ते हो जाए। फिर दूसरे में एकीकरण किया उन्होंने, सबको एक साथ ले आए। और तीसरा, भारतीय एआई संसाधनों और सेवाओं का वैश्विक निर्यात कर दिया, जिससे अधिक देशों में अपना प्रभाव बढ़ाया जा सके। ये टारगेट है भारत सरकार का। इसी वजह से ये पूरी की पूरी समिट रखी गई कि भाई हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है, एआई एप्लीकेशन कैपिटल। सीधे किसको बनाना, इंडिया को बनाना। अगर यहां से न्यू दिल्ली, मतलब मैं ये कहूं क्योंकि हम राजधानी को ही नाम में लेते हैं, या मैं सीधा कहूं कि इंडिया, अगर इंडिया को उस स्थिति में लाना है तो यहां से हमें ये सब करना होगा। और ये भारत खुद को दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स बना लेगा कि भाई चलो ठीक है यहां से ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भारत को अब काम भी करना पड़ेगा। यहां पे अगर हम सम्मेलन के सामरिक निहितार्थ या उनके पॉइंट्स की बात करें तो ग्लोबल साउथ की ये एक बहुत बड़ी आवाज हो सकती है, जो विकासशील देश है उनके लिए बहुत मेन पॉइंट है। दूसरा, एकाधिकार की जो समाप्ति है, मतलब जब आप अमेरिका और चाइना की बात करते हैं तो उनका एकाधिकार एकदम खत्म हो जाएगा। नैतिक गवर्नेंस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एआई के लिए नए नियम, फ्रेमवर्क और मानक, ये भी हमें फाइनल करने होंगे। ऐसा ना हो कि हम किसी की भी गलत इमेज, किसी की भी चीज़ों के साथ हम खिलवाड़ करने के लिए एआई का यूज़ करें। लास्ट में एक ही पॉइंट, निष्कर्ष, कि भाई एंड पॉइंट में हमें क्या करना है, एक संतुलित और भरोसेमंद भविष्य की ओर, जहाँ पे एक किसान भी एआई का यूज़ करना जानता हो, खेती करे लेकिन एआई के सपोर्ट लेकर उन्नत खेती करे। ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीरों तक ये तकनीक सिमट के रह जाए,
किसान के पास भी हो, किसान के बच्चे के पास भी हो। तो कमेंट बॉक्स में इस पूरे जो सेगमेंट है उसके बारे में बताइएगा कि क्या आपको ये बढ़िया लगा और किस किस टॉपिक के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, वो भी आप लिख के भेज सकते हैं। नए टॉपिक में दोबारा मिलेंगे साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।